हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पार्ट 9 पढ़ने वाले हैं। राजीव प्रकाशन का है। तो बहुपद तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना, रिवीजन हो रहा है। तो आइए हम लोग पहले डायरेक्ट बता देते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आइए जानते हैं कि ये जो दो चर वाले समीकरण है ये होता क्या है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब याद रखना पेयर मतलब जोड़ा होता है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम आपको अगर बताएं और यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण ना, दो चर वाले मतलब देखो जैसे मान लो हम लोग लिख देते हैं कोई समीकरण ही लिख दो 3x + 4y और बराबर कितना 1। तो देखो इसमें एक चर हो गया x और एक चर हो गया y। तो कितने चर हो गए इसमें? दो चर, एक x और एक y। ठीक। और देखो रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है, रैखिक का मतलब ये होता है जो चर है इसकी पावर एक हो। कितना हो? एक हो। जो यहाँ पे y है इसकी भी पावर कितना हो? एक हो। तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अर्थात अगर हम इसका मानक रूप लिखें दो चर वाले रैखिक समीकरण का तो कुछ इस प्रकार से होगा ax + by + c बराबर 0। इसी रूप का होगा वो। दो चर वाले रैखिक समीकरण इसी रूप का होगा। भाई दो है तो हो सकता है एक, जैसे यहाँ पे लिखते देख सकते हो 2x + 3y बराबर 1 आ जाए। ये भी कितने हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। भाई यहाँ पे 2, ए यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 है। तो अगर हम लोग इसको 2 है तो इसको a1 मान लो, यहाँ पे b1 मान लो, यहाँ पे क्या मान लो? c1 मान लो। तो दूसरा लिख सकते हो a2x + b2y + c2 बराबर कितना? 0। तो ये हो गया दो, एक ये वाला एक ये वाला। देखो याद रखना, अगर हम आपको बता दें जो रैखिक समीकरण होता है उसका ग्राफ एक सीधे रेखा होता है। उसका ग्राफ कैसा होगा? एक सीधी रेखा। भाई अगर इसका ग्राफ खींचोगे तो कुछ इस प्रकार सीधी रेखा मिलेगा, इसका भी ग्राफ खींचोगे तो भी एक सीधी रेखा मिलेगा। ठीक है। अब जो समीकरण था, जो ग्राफ बनाने वाला था वो तो कोर्स में है नहीं। अगर हम आपको दिखा दें कोर्स में हमें क्या पढ़ना है तो देखो एक बार देख लो, फिर हम आगे बात करेंगे। भाई टाइम लगेगा, आराम से देखो कोर्स में हम लोगों को क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो इसमें हम लोगों को पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि से। देखो एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजगणितीय विधि, ग्राफी विधि कट गया है और विलोपन बोल रहे हैं, वज्र गुणनखंड विधि भी हट गया है। ठीक है ना। तो ग्राफ वाला और वज्र गुणनखंड विधि हट गया। तो केवल हमें क्या पढ़ना है? प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है और विलोपन विधि पढ़ना है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि क्या है, विलोपन विधि क्या है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमें ये भी पढ़ना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं जब दो रेखाएं। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी पहले हम लोग यहाँ पे जो वायर समझा रहे थे पहले आप वो समझो। तो हम लोग ये देखें यहाँ पे कि जो ग्राफ होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का वो क्या होता है? एक सीधी रेखा होता है। क्या होता है? एक सीधी रेखा। भाई दो समीकरण है तो दो लाइन बनेगा। तो अगर हम आपको बताएं, देखो अगर यहाँ पे समझो आप, जैसे खुद ही बताओ, अगर हमारे पास दो रेखा है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, इसके साथ देखो तीन स्थित बन सकता है। तीन स्थित बनेगा। पहला क्या होगा कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, देखो ये जो दोनों रेखाएं हैं ये आपस में एक दूसरे से टकरा जाए। टकराने का मतलब कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करें? एक बिंदु पे। जब दो रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? याद रखना, जितने बिंदु पे टकराएंगे उतने हल होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? एक हल। एक हल मतलब x और y का केवल एक वैल्यू प्राप्त होगा, इससे ज़्यादा नहीं प्राप्त होगा। अच्छा ये पहचान सकते हो ये कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा। इतना तो आना चाहिए। दो रेखाएं एक दूसरे को अगर एक बिंदु पे टकराती हैं, काटती हैं, तो उन्हीं रेखाओं को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। और देखो जिसका हल होता है उसको हम लोग संगत बोलते हैं। क्या बोलते हो?
संगत। और याद रखना एक हल को एक नया नाम दिया गया है, उस नया नाम को अगर हम आपको यहाँ बताए अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब ये होता है इसके अलावा कोई दूसरा ना हो, मतलब केवल वो अकेला हो, ठीक है ना। तो याद रखना अगर अद्वितीय हल है तो अर्थात ये रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। चलो दूसरा भाई, दो स्थिति ये हो सकता है कि जो हम लोग एक रेखा यहाँ पे खींच रहे हैं, देखो एक रेखा ये हो गया पहली रेखा, और दूसरी रेखा अगर हम आपको बात करें, दूसरी रेखा देखो तो चलो कलर चेंज करेंगे थोड़ा सा। देखो दूसरी रेखा भी खींचे लेकिन दोनों रेखाएं एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाए। ओवरलैप का मतलब यार देखो थोड़ा आगे पीछे जा रहा है, मतलब सेम टू सेम इसी पे जा रहा है। तो इन दोनों रेखाओं को हम लोग संपाती रेखा बोलोगे। क्या बोलोगे? संपाती रेखा। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर बैठ जाए ऐसे समझना, संपाती रेखा। अब अगर हम आपसे पूछे ये एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए भैया एक यहाँ पे अनंत बिंदु पे। कितने बिंदु पे टच कर रहा है? देख सकते हो अनंत बिंदु पे। कितने बिंदु पे? अनंत बिंदु पे कट कर रहा है। अगर ये अनंत बिंदु पे कट कर रहा है तो इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल। भाई जहाँ जहाँ टच करे वहाँ हल, बस याद रखना अनंत जगह टच कर रहा है। और याद रखना अब ये भी बताए थे अगर हल होगा तो उसको आप संगत बोलोगे। क्या बोलोगे? संगत। और ये रेखा का नाम क्या है? संपाती रेखा। क्या होगा? संपाती रेखा का अनंत हल होगा। और तीसरा स्थिति अगर बात करें, तीसरे स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो दो रेखाएं ऐसे भी हो सकती हैं एक दूसरे के समांतर हो जाएं। क्या हो जाए? समांतर। समांतर का मतलब आप इनको चाहे आगे बढ़ाओ इधर चाहे पीछे बढ़ाओ, एक दूसरे को कभी काटने वाली नहीं है। इन रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। क्या बोलोगे? समांतर रेखाएं। इसका मतलब हमें देखो पढ़ना है प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, संपाती रेखा के लिए और समांतर। भाई समांतर रेखाएं हम बताए थे ना, अगर ये कहीं टच करेंगे तो हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। समांतर रेखाएं कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। अगर यहाँ पे हो सकता है ना दिखाई दे आपको तो इसको हमें यहाँ पे कर देना चाहिए, जो बता रहे थे यहाँ पे समझो। इसका कोई हल होने वाला नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो संगत नहीं है तो असंगत बोलोगे। क्या बोलोगे आप इसको? असंगत। तो याद रखना। अब देखो हमें सूत्र के माध्यम से समझना है, क्योंकि ग्राफ तो हटा दिया गया है तो इसमें सूत्र देखकर ही बता पाओगे कि अद्वितीय ये स्थिति कब आएगा, ये स्थिति कब आएगा, ये स्थिति कब आएगा। तो देखो अगर प्रश्न में बोले कि रेखाएं क्या है? अद्वितीय है, तो अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पे देख सकते हो, इसको आप पढ़ोगे तो अद्वितीय। देखो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, अर्थात अगर एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर सकती हैं तो देखो इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब देखो अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या होना चाहिए? A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। और इसको संगत भी बोलोगे, अभी हम आपको यही बता रहे थे। तो देखो अब यहाँ से अगर आप फिर से देखो, एक बात याद रखना, जो दो रेखाएं होंगी उसका मानक समीकरण होगा पहली रेखाएं का A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। इसको 0 मानना, इसको समीकरण 1 मानो और इसको मानो भैया A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अगर अद्वितीय हल है, अगर समान देखो अद्वितीय हल हो या प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, दोनों के लिए शर्त यही है। अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या होना चाहिए? A1 निकालो और A2 निकालो, भाग दे दो, और B1 निकालो और B2 निकालो, भाग दे दो। दोनों का मान बराबर नहीं आना चाहिए। तो इस स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं हल कैसा होगा? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब कि इसको अद्वितीय को केवल एक हल भी बोल सकते हो, अद्वितीय हल। ठीक है ना। तो ये पहला शर्त हो गया। और ये रेखाएं कौन सी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा का ही अद्वितीय हल है और इसको संगत भी बोलोगे, संगत भी बोलोगे। अद्वितीय हल मतलब हल मिलेगा तो संगत बोल देना। ठीक, तो संगत अद्वितीय हल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा के लिए भी ये शर्त लागू होगा।
क्योंकि प्रतिच्छेदी कैसे लिखा जाएगा आप लिख लेना प्रतिच्छेदी यहाँ पे, ठीक है। पता नहीं कैसे लिखा जाएगा, मैं नहीं पता है। चलो दूसरा शर्त क्या था, देखो अगर आप दूसरा जानना चाहते हो तो प्रतिच्छेदी हो गया, अगर दूसरा यहाँ कहीं होना चाहिए, देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो चलो इसको बात को याद रखना, रेखाएं संपाती हो सकती हैं। देखो संपाती यहाँ पे देखो लिखा गया है, आप पढ़ लेना, इसको याद कर लेना। संपाती के लिए क्या शर्त होना चाहिए, A1 बटे, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये A1 बटे A2। अगर ना दिख रहा हो तो आपको 1 मिनट बताते हैं, रुक जाओ, दिखेगा क्यों नहीं। यहाँ पे देखो A1 बटे A2 निकाल लेना, B1 बटे B2 निकाल लेना और C1 बटे C2 निकाल लेना। सब का मान अगर बराबर हो जाए तो इस स्थिति में हम लोग क्या बोलोगे, रेखाएं क्या है, संपाती है। संपाती का मतलब इसके अनेक हल होंगे, कितने हल होंगे, अनेक हल, ठीक है ना, अनेक हल होंगे इसके, ठीक। चलो अगर रेखाएं समांतर हो, देखो तीसरा यहाँ पे चेक करो, अगर रेखाएं समांतर हो सकती हैं तो इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अभी हम आपको यही बताए थे ना। और शर्त क्या होना चाहिए, A1 बटे A2 निकालना, B1 बटे B2, भाई इतना तो निकालोगे, C1 बटे C2 भी निकालोगे तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे, तो समझ जाना तो कौन सा हल है ये, समांतर। इसको याद रखोगे तभी हम लोग सवाल हल कर पाएंगे। इतना मान लेते हैं आपको आ गया है, तो अभी हम बाकी सवाल पढ़ेंगे। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न है 1 नंबर का, इस पार्ट में केवल बहुविकल्पी ही हल हो पाएगा, ठीक है। अगर हो सकता है ये बहुत बड़ा प्रश्न होगा तो हम लोग इसका 2 पार्ट कर देंगे, भाई 31 प्रश्न है, ठीक है ना। तो अगर समझ के लगाओगे तो भाई मुश्किल है एक वीडियो में बताना, या एक दो घंटा का बताएंगे, देखोगे है नहीं, और बहुत व्यूज़ ही आ रहा है तो और घाटा हमारा ही होगा। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसको 2 पार्ट में कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। चलो देखो, रेखाओं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि, देखो ये तो प्रश्न ही, सॉरी ये सूत्र ही दे दिया है। अभी हम लोग याद करके आ रहे हैं अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 होना चाहिए, मतलब इसका भी हल करेंगे तो वहाँ समझना। तो ऑप्शन नंबर C सही होगा, इसमें सिंपल दिख रहा है। तो एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है। देखो इसमें दोनों सब मिक्स कर दिया है, तो भैया आपको कुछ तो स्कूल में पढ़े होगे। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से हल करते हैं। ये 1 नंबर का प्रश्न है, मज़ेदार प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न क्या है, एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए। यदि हर में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, जगह पर्याप्त हो जाएगा हम लोगों के पास। चलो, एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, वह भिन्न होगा। अच्छा, इसको आप बहुविकल्पी प्रश्न से लगाना चाहते हो, जान दो भैया, कोई कंपटीशन का एग्जाम तो देने वाले नहीं हो, शॉर्टकट लगाओ काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको हल करेंगे। तो देखो एक शब्द यहाँ पे आ गया है भिन्न, तो इसका मतलब देखो हमारा काम है बताना, हम बताएंगे ज़रूर। आप वीडियो को फास्ट करके देखना, ठीक है ना, आता होगा तो वीडियो फास्ट करके देखना, क्योंकि हम वैसे भी इसको पढ़ाए नहीं है। तो रिवीजन का मतलब ये थोड़ी है कि इसे लगाते चले जाओ, थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो चलो भिन्न, देखो अगर हम आपको बताएं तो जो भिन्न होता है, देखो हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, आप जो लिखेंगे तो उसको आप इग्नोर करिएगा। जब बोल रहे हैं ना, सुनाई दे रहा है आपको आता है तो आप लिखना, ठीक है। इसके लिए पहले से सॉरी है। तो भिन्न मिन्न जो लिखे, बस बोल रहे हैं उसको सुनो आप। जो भिन्न होता है, भिन्न में अंश होता है, क्या होता है भैया, अंश और हर, ठीक। तो देखो बहुत ये सब आएगा तभी लगा पाओगे ना, नहीं तो वैसे रट लेना और क्या बताएं। देखो अगर हम आपको बोलें कि एक भिन्न का जो अंश है वो 4 है और हर जो है वो 5 है, अगर हम आपसे बोले कि हमें भिन्न लिख कर दो तो आप यही लिखोगे ना, अंश को ऊपर लिख दोगे और हरवा को कहाँ लिखते हुए भैया, नीचवा लिखते हुए ना। चला लिख दे। चलो आगे बढ़ते हैं, 4/5 हो जाएगा। तो इतना समझ गए होगे अंश और हर, जो यहाँ पे शब्द आया था कि अंश और हर क्या बोल रहे हो ना इसको, इसका क्या मतलब है, तो यही मतलब था। अब देखो भाई, हमें तो अंश और यहाँ तो हम लोग अपने मन से माने हैं, क्या हमें पता है क्या 3 4 है, नहीं पता है। तो मतलब अगर हमें अंश और हर पता चल जाए तो हम लोग आराम से भिन्न लिख सकते हैं। तो पता करेंगे, टेंशन न लो, हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे। तो ऐसे प्रश्न में पहले मान लिया करो। देखो भिन्न में अंश और हर होता है तो हम लोग मानेंगे, क्या करोगे, मानोगे।
मानने पे दुनिया टिकी है, हम भी टिक जाते हैं, तो हम लोग मानेंगे। प्रश्न पढ़ना 3 बार। माना भिन्न का अंश बराबर, भिन्न फिर से हिंदी देख लेना, क्योंकि इसमें जिसमें लिख रहे हैं थोड़ा अजीब है, अभ्यास नहीं है उतना। माना भिन्न का अंश बराबर, माना भिन्न का अंश बराबर यक्स। देखो अगर आपको वीडियो ना पसंद आए, थोड़ा बहुत क्या इसमें सुधार करना चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हो ना, कि सर आप बकवास ज़्यादा करते हो ना, जो या डायरेक्ट जो भी आपका मन विचार हो बताओगे तो सुधार हो जाएगा। क्योंकि भाई पहली बार पढ़ा ही रहे हैं तो ज़्यादा वो नहीं है, कोशिश कर रहे हैं अच्छा बताने का। तो चलो छोड़ो, जाने तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। भिन्न का अंश हो गया, भिन्न में हर भी तो होता है, तो मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेना, तथा भिन्न का हर बराबर y मान लेते हैं। क्या मान लेते हो? y। बताओ सही बात है। तो अगर हम आपको बोले जो हमारा भिन्न तैयार होगा वो भिन्न क्या होगा भाई? अंश ऊपर लिखोगे, हर नीचे लिखोगे, यक्स बटे वाई। हाँ भाई 10-15 मिनट हो गया होगा, 19 मिनट सोचो, अभी हमारा एक भी सवाल नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं, आप भगा के देखना। अब और क्या बताएं, तो उसमें ऑप्शन होता है, यूट्यूब पे देख लेना, कोशिश करेंगे। चलो फिर भी ट्राई अगेन फिर से। तो अब प्रश्न पढ़ो। देखो एक भिन्न प्रश्न पढ़ना, क्या पढ़ोगे? प्रश्न। प्रश्न वहाँ कहाँ से दिखाएं आपको? यहाँ से दिखाएंगे। चलो कलर चेंज करते हैं ताकि आप समझ सको। चलो जो अब प्रश्न पढ़ते हैं, एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है। एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है। तो देखो जो हिंदी में बोला गया है उसको आप लिख लो ऐसे प्रश्न में। तो देखो प्रश्न में बोला जा रहा है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भिन्न का अंश, देखो ऐसे लिखो आप, भिन्न का अंश बराबर है। देखो भिन्न का अंश जो है वो उसके हर के, भिन्न का अंश बराबर है हर के 2 गुने से। 2 गुने का मतलब हर में 2 से गुणा कर दो, और 1 अधिक है मतलब गुणा करने के बाद जो आए 1 क्या कर दो? जोड़ दो। भाई पहला शर्त यही था। अब देखो भिन्न का अंश हम लोग क्या माने हैं? यक्स माने हैं। यहाँ पे आप बहुत प्यार से जो है यक्स रख देना। 2 तो प्रश्न में जो हम लोग शर्तवा पढ़े थे उसमें आया है, यहाँ पे छाप दो। चलो गुणे हर, हर कितना माने हो आप? y माने हो, तो यहाँ y लिख दो, और प्लस का कितना? 1। ठीक, तो आप देखो हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। कौन, किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो चलो इसको मान लो समीकरण नंबर 1। जितना पढ़े थे हम लोग उतना हल किए, एक समीकरण बन गया जिसका नाम रख दिए समीकरण 1। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या है उसको देखो, कहाँ गया? ये रहा। देखो आराम से पढ़ो, ठीक है ना, आराम से पढ़ो। आप बता सकते हो, आप कर सकते हो इसको। यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए, यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। अब बताओ भैया, अगर हर में 3 जोड़ दी तो का अंशों में कुछ कहे? यहाँ जोड़े के का अंश में कुछ जोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, केवल हर में बोला जा रहा है। तो इसका मतलब समझते हो कि अंश जैसा था वैसा बना रहेगा। तो चलो भिन्न का अंश कितना था? यक्स था। यहाँ पे देखो भिन्न का अंश कितना था? यक्स था। देख सकते हो कितना था? यक्स था। तो 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा इसको सॉरी जगह बनाते हैं। तो चलो इसको छोटा कर देते हैं, इतना दिखेगा आपको। चलो तो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है हमें खुद नहीं दिख रहा है तो आपको कैसे बताएं? रुक जाओ। हाँ, यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए, यदि हरवा में 3 जोड़ दा तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। देखो हमारा भिन्न क्या था? अगर हम लोग फिर से बोलें तो फिर से प्रश्न के अनुसार, फिर से प्रश्न के अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार होता है। यदि भिन्न में हर जो सॉरी यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए, हर नीचे होता है, तो हर था कितना? पहले y था। कैसे पता? ये हम लोग माने हैं, देखो ये भिन्न है, भिन्न का हर y है। इसमें 3 जोड़ दो, मतलब जहाँ पे है हर उसमें 3 जोड़ दो, जोड़ दिए। तो क्या भिन्न ऐसे लिखोगे? क्या भिन्न में अंश भी तो होता है, तो यक्स लिखोगे। यक्स में कुछ करने के लिए बोला नहीं जा रहा है, तो ये बता रहा है कि इसका भिन्न का मनवा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
तो मनवा लिख दो भैया 1। अब इसको अपने मन से बटे 1 लिख सकते हो भाई, 1 में किसी से भाग करोगे भाई संख्या आती है, इतना कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो। चलो अब इसको हल करते हैं। देखो जब बराबर होता है तो तिर्यक गुणा करते हो, तिर्यक गुणा मतलब इसका इसमें इसका इसमें। चलो यक्स एकन्नम यक्स, y प्लस 3 एकन्नम y प्लस 3, y प्लस 3 3 3। चलो ठीक है, देखो इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। अब देखो प्रतिस्थापन विधि का इसी में नियम भी समझ लो। प्रतिस्थापन विधि का नियम ये है कि देखो एक समीकरण से या तो आप यक्स का मान निकालोगे, या तो यक्स का या तो किसका y का। अगर एक से निकाल रहे हो तो आप रखोगे कहाँ पे, रखोगे कहाँ पे 2 पे। कहाँ पे रखोगे 2 पे। अगर यक्स का मान 2 से निकाल रहे हो तो कहाँ पे रखोगे समीकरण नंबर 1 में। इस बात को याद रखना बस। अब देखो यहाँ पे हमें दोनों में यक्स का मान निकल गया है तो कोई बात नहीं, समीकरण 1 से जो निकाले हो उठा के 2 में रख दो, या 2 वाला उठा के कहाँ पे रख दो 1 में। रखने का मतलब ये हुआ समीकरण 1 वाला। देखो चलो हम लोग समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, जो रखो वही करो, जो करो वही लिखो। तो यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 2 में यक्स का मान, कहाँ से भाई 2 में रख रहे हो तो 1 से ही रखोगे यक्स का मान रखने पर। तो यक्स का मान देखो यहाँ पे देखना थोड़ा, देखो यहाँ पे यक्स बराबर 2y प्लस 1 समीकरण 1 से रखोगे ना तो इसमें रख दो, इस समीकरण 2 में। जहाँ यक्स दिखेगा 2y प्लस 1 समीकरण 2 में, यहाँ यक्स दिख रहा है तो यहाँ पे रखोगे 2y प्लस 1, 2y प्लस 1। प्रतिस्थापन भी से हल कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। देखो यही होता है ना, जो यक्स का मान निकला है, जो यक्स का छाया है यहाँ पे रख दो, हो गया मतलब छाया प्रतिस्थापन भी हो गया, प्रतिस्थापित कर दिए उसके स्थान पे। और y ऐसे रख दोगे, और प्लस का कितना 3। चलो जिसका मान निकालना होता है सब एक तरफ बाकी एक तरफ, तो 2y ये देखो प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 3। 3 अपने स्थान पे अपने घर पे, ये 1 हम लोग उठा के यहाँ पे ला रहे हैं, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी को सॉल्व करो, इसी को सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे 2y में से 1y घटाओगे y आएगा, और 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, तो y बराबर कितना मिला 2। देखो भिन्न y क्या था, हर था, y बराबर मिला कितना 2। देखो भले बहुविकल्पी है, आप इसको बहुत जल्दी लगा सकते हो। तो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है भैया, हर गली में कुत्ते होते हैं, आप इसको इग्नोर कर देना, यहाँ भी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। y का मान देखो, जो y का मान निकाले हो आप या तो समीकरण 2 में रखना या तो समीकरण 1 में रखना, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे जहाँ रखोगे, आपको जहाँ आसान हो वहीं। तो चलो हम 2 में रख देते हैं। कहाँ रखोगे 2 में, आपका मन कहे 1 में रख के देख लेना। y बराबर 2 समीकरण 1 में रख रहे हैं कि 2 में, 2 में तो लिख दो भैया। अब इसी के नीचे लिखोगे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे, आप इसी के ठीक नीचे लिखोगे। क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 2 में, आपका मन हो तो समीकरण 1 में रख देना, समीकरण 2 में रखने पर। तो इसका मतलब होता है जहाँ जहाँ y दिखेगा वहाँ आप 2 रख दोगे, क्योंकि 2 निकला है कहाँ पे समीकरण 2 में, ये रहा तो यक्स है तो यक्स तो ऐसे लिखोगे ही, y दिखा क्या रख दोगे 2 रख दोगे, क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं इसका मान प्लस का 3। तो हो जाएगा यक्स बराबर 2 3 5, 2 3 कितना 5। चलो भैया, तो देखो हम लोग माने थे यक्स अंश था, इसको आप अंश बोले थे, इसको आप हर बोले थे। तो प्रश्नों में पूछा का जात्रान का बतावा, पूछा जात्रान कहाँ का, तो वह भिन्न है। तो भिन्न क्या है हम लोगों का, यक्स बटे वाई। तो भैया भिन्न जो है वो हर अंश बटे हर के रूप में होता है, तो हम लोग यक्स बटे वाई माने थे। यक्स के मनवा 5, वाई के मनवा 2, तो हमारा भिन्न हो गया 5 बटे 2। चलो ऑप्शनवा में है तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1। तो चलो भैया ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 सही है ना, ऑप्शन नंबर क्या सही है, 1 सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ही तक होगा क्या भैया, आधा घंटा हो गया, बताओ वाला। तो चलो अब अगला प्रश्न देख जाओ कहाँ पे हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है
तथा धारा की चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तब धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगा। आइए एक बार इसको समझे हम लोग पहले, तब लगाएंगे। इसको ऐसे समझो जैसे मान लो ये एक क्या है, एक नदी है। क्या है भैया, एक नदी है। इसमें जो धारा अर्थात जो पानी का प्रवाह हो रहा है, इस दिशा में पानी चल रहा है, मतलब पानी का बहाव इस दिशा में है। और ये पानी की स्पीड कितना दिया गया है, धारा की चाल 1 मिनट देख के बताएं आपको। तो धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। मतलब जो यहाँ पे पानी आगे बढ़ रहा है इस दिशा में, इसका चाल कितना है, v बराबर अगर बात करें हम लोग तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा इस दिशा में। ठीक, अब इसमें एक नाव है। क्या है भैया, एक नाव है। इसको नाव आप मान लेना, ये क्या है, एक नाव है जिसकी चाल कितना है, देखो ऐसे बताएं। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल का मतलब ये हुआ कि जब जो यहाँ पे अभी पानी इस दिशा में गति कर रहा है, शांत जल का मतलब ये हुआ जब पानी ना चल रहा हो, अर्थात v बराबर कितना हो, 0 हो, तब नाव कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तब नाव स्पीड बढ़ रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब बोला जा रहा है यही नाव भाई पानी की दिशा शांत जल में है। अगर ये बोला जा रहा है कि ये नाव अब इसको चलना है किसके दिशा में, पानी के विपरीत दिशा में। पानी के विपरीत का मतलब ये हुआ पानी अगर इधर जा रहा है तो नाव इधर जाएगा। ठीक, तो क्या होगा भैया, देखो अगर कोई इधर जा रहा है और कोई इसे इधर खींच रहा है तो चाल तो कम हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग 8 में 3 घटा दो, क्योंकि 8 इसका था जो इधर चल रहा है नाव, और 3 इसका है पानी की दिशा, इसका प्रभाव को कम करेगा। तो 8 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोगों का ऑप्शन होगा सही कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर डी सही है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रश्न पढ़ो एक बार पहले। प्रश्न है यदि x प्लस 3y बराबर 6, यदि x प्लस 3y बराबर 6 तब x व y का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न में देखो क्या करते हो, देखो x प्लस 3y बराबर 6 तो x और y का मान ज्ञात करना है। देखो हम लोग इसी ऑप्शन से x और y का ऐसा मान रखो ताकि दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए। दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, बराबर। जैसे अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को चेक करें, भाई देखो ये x माना जाता है और ये वाला y माना जाता है, तो ये इसी समीकरण में मान रख के चेक कर लो। x के स्थान पे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए मतलब 0 रखोगे, प्लस 3, y के स्थान पे कितना रख रहे हैं, 6 रख रहे हैं। तो और जो बराबर है यहाँ पे 6 लिख दो, तो ये हो जाएगा 0, 6 त्रिक 18 बराबर 6। देखो LHS बराबर RHS नहीं आया, मतलब ऑप्शन नंबर ए पक्का गलत है। ऑप्शन नंबर 3 रख के देखो, ऑप्शन नंबर बी रख के देखो क्या आता है। भाई x के स्थान पे 3 रख दो, y के स्थान पे 1 रख दो। तो x कहाँ पे रखोगे, इस समीकरण में रखोगे। तो यहाँ पे रख के देखें क्या, चलो यहीं पे देख लेते हैं। x के स्थान पे 3 रखोगे तो 3 प्लस 3, y के स्थान पे 1 रखोगे बराबर 6। 3 एकन्नम 3 प्लस 3 एकन्नम 3 बराबर 6, 6 बराबर 6। मतलब अभी हम लोगों का ये तो सही आ गया, ये दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है। अब चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर सी भी तो चेक कर लो भैया कि शायद ये भी सही हो जाए। तो इसको वैसे बी तो सही आ गया है, अब हम लोग सी और डी चेक कर लेते हैं नाम के लिए। यस के स्थान पे 1 रखोगे, इसी में रख रहे हैं, बार बार देख लेना। इसी से जो x प्लस 3y बराबर 6 दिया गया उसमें प्लस लगा है, प्लस लगा दिए। 3 समीकरण में ही है, y के स्थान पे कितना है, 3 रखने के लिए बोला जा रहा है। तो 1 प्लस 3 त्रिका 9, 6 सॉरी ये 6, तो 10 आ गया। तो नहीं बराबर है, ऐसे ऐसे इसको भी रखोगे नहीं बराबर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी, एक ही ऑप्शन सही होगा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। प्रश्न है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है तब बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। प्रश्न पढ़ते रहना आप, प्रश्न इसको नीचे कर देते हैं ताकि आपको दिखाई देता रहे।
तो चलो, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। संपूरक कोण जानते हो क्या होता है? नहीं जानते हो? जान लो भैया। संपूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का योग कितना हो जाए? 180 अंश। जब दो कोणों का योग 180 हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। इस बात को आपको याद होना चाहिए। संपूरक कोण का मतलब जब दो कोणों का योग कितना हो जाए? 180। तो इसमें एक बड़ा कोण है, एक छोटा कोण है, तो हम लोग मान लेते हैं। सबसे पहले जो पूछा जाता है हम लोग मानते हैं इस सवाल में। तो यहाँ पे लिखोगे माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। ये तो मान लिए क्योंकि प्रश्न में बोला गया है। अब देखिए, क्योंकि ये दोनों कोण क्योंकि भैया ये दोनों कोण क्या है? संपूरक है। हम लोग प्रश्नानुसार बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये संपूरक है, तो इन दोनों का अगर इसका योग करोगे तो किसके बराबर आना चाहिए? 180। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। इतना तो आना चाहिए। अब हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ोगे? प्रश्न पढ़ोगे। प्रश्न क्या है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। जो ऐसे बोला जा रहा है इसको आप लिखो, पहले लिखोगे तो आसानी से आ जाएगा। तो प्रश्न में बोला जा रहा है बड़ा कोण वो बराबर है छोटे कोण में जब आप 18 जोड़ दोगे। यही तो बोला जा रहा है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब बड़ा कोण बराबर होगा जब आप छोटे कोण में 18 जोड़ दोगे। तो हम लोग बड़ा कोण कितना माने हैं? यक्स माने हो, यक्स लिख दो। छोटा कोण कितना माने हो भाई? देख सकते हो वाई माने हो, वाई लिख दो। प्लस कितना? 18। यही तो बोला गया था। अब देखो, इसको आप हल करना है तो प्रतिस्थापन लगाओगे या तो विलोपन लगाओगे। तो हम तो यही आपको सलाह देंगे, प्रतिस्थापन ही लगा दो क्योंकि यहाँ पे प्रतिस्थापन उचित पड़ेगा। इसको मानो समीकरण नंबर 2। इस यक्स का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 में मान रखने पर। बढ़िया प्रश्न था, बहुविकल्पी में आया है। इसको 2 नंबर में देना चाहिए था, कोई बात नहीं। चलो अब निकाल लेंगे इसको छोटा करके साइड में रख देते हैं। तो समीकरण किस में रखने वाले थे हम लोग? समीकरण 1 में। इसका मतलब ये होता है यक्स का मान जहाँ जहाँ दिखेगा आप वहाँ पे y प्लस 18 रखोगे। तो यहाँ पे दिख रहा है, रख दो। यक्स के स्थान पे रख रहे हैं y प्लस 18। ठीक, यक्स के स्थान पे रख दिए कितना? y प्लस 18। अब बचा प्लस, बचा यहाँ पे प्लस उतारोगे, यहाँ पे y था, y लिखोगे बराबर 180 अंश। देखो ये भी y है, ये भी y है, दोनों चिन्ह सेम है, जोड़ दोगे 2y प्लस 18 बराबर 180। अब यहाँ से आप मान निकाल सकते हो इसका। 2y बराबर 180 प्लस 18 है, इस साइड जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, तो माइनस 18। तो 2y बराबर घटा दो, 10 में से 8 के तो ये इसको उधार दिया था 7, 7 में से 1 के 6 और बचा कितना? 1। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2 8 16, 2 1 भाई 2 से काट सकते हो तो कितना आएगा? 81 आएगा। तो यहाँ पे y का मान कितना मिला? 81। लेकिन देखो जो बहुविकल्पी प्रश्न था ये तो y क्या है? देखो y हम लोग 81 आया है, y छोटा कोण है। y क्या है? छोटा कोण। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा था? हम लोगों से पूछा जा रहा है शायद, 1 मिनट देख लो, बड़ा कोण। तो बड़ा कोण का मान क्या होगा? बड़ा कोण कितना होगा? ये छोटा कोण 81 निकला है। बड़ा कोण के लिए आप क्या करोगे? बड़ा कोण का मतलब यक्स का मान पता होना चाहिए। आप यक्स का मान निकालो। यक्स इस देखो, इस y का मान उठा के आप, अगर हम बताएं इस y का मान उठा के आप समीकरण 2 में रख दो। चाहे 2 में रखना, चाहे समीकरण 1 में रखना, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। तो चलो रख के देखते हैं कितना आता है, क्योंकि प्रश्न में बोला गया ना जल्दबाजी मत करना, तो यही गलती कर देगा भैया, गलतियाँ यहीं करोगे। चलो ठीक है। तो y का मान उठा के समीकरण 2 में रखो। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 है x बराबर y के स्थान पे 81 रख दे रहे हैं प्लस का 18। समीकरण 2 यहाँ आपको दिख रहा होगा, इसी में रखे हैं।
तो यक्स बराबर इसको आप जोड़ दोगे, 8 1 9, 8 1 9 99 अंश। तो बड़ा कोण कितना आया भैया, 99 अंश। कितना आएगा, 99। तो ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सॉरी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि बड़ा कोड पूछा जा रहा था, 99 सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बहुविकल्पीय प्रश्न है, दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। असमांतर रेखाएं, दो असमांतर रेखाएं, देखो अगर यहाँ इस साइड में देख सकते हो आप, दो असमांतर रेखाएं का मतलब क्या होता है, जैसे एक रेखा ये रहा, ठीक, और एक रेखा ये रहा, ये दोनों ऐसे समझ लो, एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा ऐसे जा रही है, तो ये दोनों असमांतर है। अगर इसको हम लोग आगे पीछे बढ़ाए तो केवल और केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेंगी। तो केवल कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, मात्र एक बिंदु पे। तो दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आप चेक कर सकते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक भिन्न का मान 3/5 है, भिन्न का मान 1 करने के लिए अंश में जोड़ना होगा। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न था, अच्छा प्रश्न बोले या कैसे बताएं आपको, तो अच्छा ही प्रश्न बोलेंगे हम लोग। ऑप्शन एक भिन्न का मान जो है 3/5 है, लिख लो। एक भिन्न है जिसका मान 3/5 है, यार काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो एक भिन्न का मान 3/5 है, ठीक है। अब एक कब होगा, जब ऊपर भी 5 हो जाए। अगर देखो सेम संख्या जो ऊपर है वो नीचे है, काट दोगे भिन्न का मान 1 हो जाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि भिन्न का मान 1 करने के लिए अंश में क्या जोड़ा जाए। तो भाई अंश में अगर आप 2 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 5/5 मतलब 1। तो क्या जोड़ दोगे, अंश में 2 जोड़ोगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2, ठीक, देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे हम लोग बढ़ेंगे। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तब पिता व पुत्र की वर्तमान आयु होगा। देखो ऐसे प्रश्न लगाने में बड़ा मज़ा आता है, हमको तो आता है, कैसे आता है दिखाते हैं आपको। इसको इधर करेंगे थोड़ा हम लोग साइड में, तब लगाएंगे, पर्याप्त जगह हो जाए ताकि चलो प्रश्न क्या, देखो ऐसे प्रश्न में क्या किया करो, जब भाई अगर हम बताएं आपको, ऐसे समझो, अगर हम आपको बोलें कि आपकी आयु आज कितनी है, आप बोलोगे 15 साल, 16 साल, मान लो 16 साल, 17 साल मान लो। तो अगर आज की मतलब वर्तमान आयु पता होगा तो आप हमें, अगर हम पूछे 4 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 16 में 4 जोड़ दोगे। अगर हम बोलेंगे 4 साल पहले क्या करोगे, तो 4 माइनस कर दोगे। मतलब अगर आज पता होगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे पीछे निकाल सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में ऐसे सोचा करो, वर्तमान आयु पहले मान लेंगे। वर्तमान आयु क्या करोगे, मानोगे पिता पुत्र का। तो जो प्रश्न है, देखो प्रश्न क्या है, एक पिता की आयु, ना पिता है पुत्र है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना पिता की आयु बराबर, माना पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु मानो तो ज़्यादा सही रहेगा, बराबर x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान मतलब आज की आयु, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब प्रश्न पढ़ो आप, अब क्या पढ़ोगे, प्रश्न पढ़ोगे। प्रश्न बोला जा रहा है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पहले जो बोला गया है उसको आप लिखोगे, पिता जो है पुत्र की आयु का 4 गुना है ना। तो मतलब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी में लिख दो ऐसे। देखो ऐसे लिख लिया करो तो कभी गलती नहीं करोगे। पिता की आयु बराबर है पुत्र की आयु
में जब आप 4 से गुणा कर दोगे, यही तो प्रश्न में बोला गया है। पिता की आयु आप कितना माने हो, पिता की आयु हम लोग यक्स माने हैं, तो इसको यक्स लिखोगे बराबर पुत्र की आयु कितना माने हो, वाई माने हो, और 4 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे मिला हम लोगों को यक्स बराबर 4 वाई, समीकरण नंबर कितना 1। ये तो एक समीकरण मिला जब हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे। तो अब बोला जा रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। भाई 5 वर्ष बाद मतलब सबसे पहले हमें 5 वर्ष बाद की पिता की भी आयु पता होनी चाहिए और पुत्र की आयु पता होनी चाहिए। भाई जब 5 वर्ष का पता होगा तब तो उसमें 3 से गुणा 4 से गुणा जो भी बोला जा रहा है करोगे। नहीं पता है 5 वर्ष बाद मतलब बाद का निकालने के लिए जोड़ोगे 5 वर्ष। तो फिर से हम लोग बोल रहे हैं 5 वर्ष बाद लिख देते हैं ऐसे, 5 वर्ष बाद पिता की आयु निकाल लो पहले, पिता की आयु। भाई अगर आज आप 10 हो, 5 साल बाद कितना हो जाओगे, 5 जोड़ोगे 15 हो जाओगे। वैसे अगर 5 आज आप यक्स वर्ष, पिता भैया आज कितना है यक्स वर्ष का, पिता है यक्स वर्ष, अगर 5 साल बाद क्या करोगे, इसी यक्स में 5 जोड़ दोगे। सेम ऐसे 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु भाई आज पुत्र कितना है, वाई है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 जोड़ दोगे उसमें। चलो 5 साल बाद की आयु में हम लोगों को मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, क्या करोगे, हाँ अब बोला जा रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु, तो ऐसे लिख लो भैया इसको भी, 5 वर्ष बाद पिता की आयु बोला है ना, तो आप लिखो 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद किसकी आयु, पिता की आयु। 5 वर्ष बाद पिता की आयु वो बराबर हो जा रही है, किसके बराबर हो जा रही है, तो प्रश्न पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जा रही है, मतलब 5 वर्ष बाद, यहाँ पे 4 लिखे हैं क्या, इसको आप 5 बनाओगे, यहाँ पे 5 होगा। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की कितना गुना हो जा रहा है, पुत्र की आयु की 3 गुनी। ये भी 5 वर्ष बाद ही वाला माना जाएगा, ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे लिखोगे 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु गुणे कितना 3, कितना गुना हो जा रहा है 3 गुना, मतलब 3 से गुणा। 5 वर्ष बाद पिता कितना है, 5 वर्ष बाद देख सकते हो पिता है यक्स प्लस 5, यहाँ पे लिखोगे यक्स प्लस 5, और 5 वर्ष बाद पुत्र कितना है, वाई प्लस 5। भाई अगर इसका 5 वर्ष बाद लेगो तो पुत्र भी साथ में साथ बड़ा होगा, तो अर्थात वाई प्लस 5 में गुणा करोगे 3 से, 3 गुना होगा तो 3 से, 4 गुना होगा तो 4 से, जितना भी बोला जाए। तब पिता और पुत्र की आयु निकालना है, वर्तमान आयु यक्स वाई का मान निकालना है। इसको हल कर लो थोड़ा सा, देखो इसको लिख सकते हो आप यक्स प्लस 5 बराबर 3 का गुणा करोगे वाई में, इसमें तो 3 का गुणा वाई में करोगे 3 वाई हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 5 में करोगे 15 हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब देखो सबसे पहले हम लोग 2 समीकरण बनाना होता है, 2 समीकरण है, 2 अज्ञात है, 2 समीकरण बना लोगे काम हो जाएगा। सॉरी, देखो ये है समीकरण 1, समीकरण नंबर 2 है। इस समीकरण ए से यक्स का मान उठा के इसमें रख दो, तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो, यक्स के स्थान पे 4 वाई रखना है समीकरण 2 में, तो यहाँ पे रख रहे हो 4 वाई, देखो यहीं पे रख रहे हैं, प्लस 5 है प्लस 5 लिखो, बराबर लगा है बराबर लगाओ, 3 वाई है 3 वाई लिखोगे, जहाँ यक्स लिखेगा 4 वाई लिख दोगे समीकरण 1 से, प्लस का 15 सॉल्व करो इसको, 4 वाई इधर रहने दो, इस 3 वाई को इस साइड लेकर आओगे, प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस 15 अपने स्थान पे, प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5, इतना तो आता ही होगा। चलो अब क्या करोगे, 4 वाई 3 वाई, 4 वाई से 3 वाई घटाओगे कितना आ जाएगा, 1 वाई, 1 वाई का मतलब केवल वाई होता है, 15 में से 5 के 10। तो अभी जो ये वाई क्या था, पुत्र था, वाई क्या था, पुत्र, पुत्र की वर्तमान आयु थी,
तो जो निकाले हो आप, क्या निकाले हो, पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना निकला है, 10। ऑप्शन में होना चाहिए 10। पिता पुत्र दोनों पूछा जा रहा है। चलो 10 तो दिख रहा है। पिता, पहले पिता है फिर पुत्र है ना, तो यहाँ भी पहले पिता और पुत्र आना चाहिए। पुत्र 10 आ गया। अब इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर बी। पिता निकाल लो, दोनों कन्फर्म हो जाएगा। इस y का मान उठा के आप समीकरण किस में रखना चाहते हो, समीकरण 1 में रखोगे, आसान रहेगा। रख दोगे 40 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 क्या था, यक्स बराबर 4y लिख देते हैं। यक्स है 4, 4 ही है, y के स्थान पे 10 रखोगे तो यक्स बराबर कितना, 40। तो ये तो पिता है, पिता कितना है 40, पुत्र कितना आया 10। तो ऑप्शन नंबर अब चेक कर लो। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। सही भी होना क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर वैसे मुजबानी है क्योंकि इसमें तो सूत्र ही है। यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो कौन सी रेखाएं होंगी। देखो कोई हल नहीं है कि मतलब समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं का मतलब समांतर रेखाएं। समांतर रेखा होने का शर्त आपको याद होना चाहिए। क्या बताया गया था समांतर होने का शर्त, समांतर होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हम लोगों का, ऑप्शन नंबर बी सही है क्योंकि ये प्रश्न ही था। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अगर आप आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, रेखाओं x-2 बराबर 0 और y प्लस 6 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। देखो जब दो रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद बिंदु पूछा जाए, जब दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पूछा जाए तो आप दोनों रेखाओं को हल कर लेना है। आप क्या करोगे, दोनों रेखाओं को हल करोगे और x और y का जो भी मान होगा वही क्या होता है, उसका बिंदु होता है, प्रतिच्छेद बिंदु। चलो देखो इसको हम लोग हल करते हैं। देखो पहले हम लोग इसको हल करके देख लेते हैं। x-2 है तो आसान है, देखो पक्षांतर कर दोगे, x बराबर कितना आ जाएगा, -2 है, इधर जाएगा तो +2, तो मतलब x का मान 2 निकला। इसको हल करोगे, y बराबर +6 है, इधर जाएगा तो -6, मतलब 2, -6। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए, डी नंबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। आसान ही था। देखो रैखिक समीकरण युग्म 3x + 5y बराबर 3, 6x + ky बराबर 8 का कोई हल नहीं है यदि, देखो कोई हल नहीं है के लिए शर्त क्या होना चाहिए, अगर कोई हल नहीं है तो समांतर रेखाएं होनी चाहिए। देखो ध्यान से, अगर भाई ये सब याद रहना चाहिए सूत्र, तभी लगा पाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग केवल रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन की तरह ही रिवीजन करो। कोई हल नहीं है के लिए हम लोग आपको सूत्र बता देते हैं, सूत्र याद रखना। सूत्र क्या है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और डज नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 के। ये कब है, जब कोई हल नहीं होगा तब, ठीक है। अब इसी में हम लोग a1, a2, b1, b2 का मान निकालते हैं। देखो तुलना करोगे, ये होता है a, तो यहाँ पे a बराबर मिला हमको 3 मिला। ये होता है b, बाई y का गुणांक क्या होता है, b होता है, ठीक है। तो यहाँ से मिला हम लोगों को 5। देखो जो c होता है, इस 3 को इधर लेकर आओगे, प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो c बराबर, देखो इसको पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा -3। तो यहाँ से हमें a1 मिल गया, b भाई पहले समीकरण से a1, b1 और c1 सेम ऐसे यहाँ से निकाल सकते हो। a2 बराबर 6 है, b2 बराबर कितना है, b2 बराबर कितना है -k, और c2 बराबर कितना है -8। सबका मान रख दो यहाँ पे। a1 बराबर 3 है, 3 रखोगे, a1 बराबर 3 और a2 बराबर कितना निकाले हो, -k निकाले हो, सॉरी a2 बराबर 6 है, 6 रखोगे। b1 कितना निकला है 5 और b2 कितना निकला है भैया, b2 निकला है -k कि +k, b2 निकला है +k, यहाँ पे प्लस होना चाहिए तो आप प्लस कर लेना इसको, ठीक है। तो k
डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, C1/C2। C1 का मान -3 है और C2 का मान कितना है, -8। अब इसी को हल कर दो आप। अब देखो k का मान है, यहाँ से अगर हम लोग इन दोनों को साथ ले ले तो k का मान निकाल सकते हो 3/6 बराबर 5/k। तिर्यक गुणा करोगे या 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से k एकन्नम k हो जाएगा 5 दूनी 10। तो k बराबर कितना निकलेगा, 10। तो इसमें जो भी आंसर हो k बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखो, इसमें यदि a बराबर 3 यदि a/3 माइनस b/4 बराबर 1 और a बराबर 6 है तो b का मान क्या होगा। भाई a बराबर 6 दिया गया है, इसी में रख दो, b का मान निकल आएगा। तो a/3 माइनस b/4 यही है। पहले प्रश्न नोट करते हैं, a/3। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है ये, -b/4 है, ये बराबर 1 है। प्रश्न में दिया गया है a बराबर कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। रख दो इसमें, तो हो जाएगा 6/3 माइनस b/4 बराबर 1। 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। तो हो जाएगा 2 माइनस b/4 बराबर 1। इस 2 को उधर लेकर जाओगे तो माइनस b/4 बराबर प्लस है, इधर जाएगा तो -2 प्लस का 1। इसको हल करो तो -b/4 बराबर -2 प्लस 1 घट जाएगा, घट के कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तिर्यक गुणा कर सकते हो या माइनस से माइनस काट सकते हो। तो b/4 बराबर 1, तो b बराबर 4 एकन्नम 4। तो b का मान कितना आएगा, 4। ऑप्शन देख लेना कैसे होगा, इतना कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं।